हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआई स्टडीज। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के लाइव प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आगे के टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में, और इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के साथ कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में हमको बेसिकली दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक हमको देखने को मिलता है गैसियस एक्सचेंज। क्या देखने को मिलता है? गैसियस एक्सचेंज। गैसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इसमें? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का एक्सचेंज हमको देखने को मिलेगा, और एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग के थ्रू अचीव करते हैं। इट मीन्स कि हम जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो दो स्टेप्स होते हैं उसमें, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम ब्रीद इन करेंगे, एक्सहेलेशन में हम ब्रीद आउट करेंगे। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है हम इनटेक कर रहे होते हैं। क्या इनटेक कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे होते हैं। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं या फिर एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन में जो है CO2 का रिलीज आउट हो रहा होता है। जो CO2 है हमारे पास, जो ब्लड है जिसमें CO2 का अमाउंट बढ़ गया है, उसमें से पहले लंग्स हमारे जो एल्वेलाई होता है उसमें से CO2 को कैप्चर आउट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट होगा, दैट इज एक्सहेलेशन। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या है? सेलुलर कहने का मतलब सेल के लेवल पे। किस पे? सेल के लेवल पे हमको रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब जो सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन होता है उसमें बेसिकली हम बोलते हैं कि ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का, सिंपल फूड का। अब सिंपल फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हमको इससे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अब इसके ब्रेकडाउन के लिए एक चीज एसेंशियल होती है, दैट इज ऑक्सीजन। हमको साथ में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता ही होगा, दैट इज C6H12O6। अब इसका ब्रेकडाउन करना है तो साथ में ऑक्सीजन जो है बेसिकली हमको रिक्वायरमेंट होती है इसको तोड़ने के लिए। ठीक है। अब तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, फिर ये टूटेगा किसमें? ये टूटेगा फिर CO2 और वाटर में, और साथ में रिलीज होगी इसमें ATP एनर्जी। ठीक है। साथ में क्या रिलीज होगी इसमें? ATP नाम की एक एनर्जी रिलीज होगी। और जो ATP की फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुका हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो ये जो एनर्जी है इसका हम यूज करते हैं वेरियस फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, हम रनिंग कर रहे हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम ब्रीद इन कर रहे हैं। इस सब जो प्रोसेस है इस सब को करने के लिए एनर्जी लगती है, एंड दैट एनर्जी इज ATP, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो अलग अलग पाथवेज के थ्रू होता है। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होगा किसमें? ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा सबसे पहले, ये ग्लूकोज हमको कितने कार्बन का कंपाउंड है हमको पता है? 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड पहले टूटेगा 3 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है। कितने कार्बन कंपाउंड में? 3 कार्बन कंपाउंड में, या फिर कार्बन मॉलिक्यूल में, दैट इज पाइरुवेट। किस में टूटेगा? पाइरुवेट में टूटेगा, एंड विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और इसका ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ना पाइरुवेट में, ग्लूकोज का पाइरुवेट में ब्रेकडाउन हुआ, कहां पे हुआ? लोकेशन क्या है उसकी? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। फिर तो ये पाइरुवेट है, फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड विच टेक्स प्लेस इन द ईस्ट, है ना। अब ये कब होगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कब ये टूटेगा? जब क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है। एंड डियरिंग फर्मेंटेशन, हम इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, है ना। इथेनॉल बनाने की प्रोसेस जो अल्कोहल है, ईस्ट का यूज करते हुए हम अल्कोहल बनाते हैं, दैट इज इथेनॉल बना रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट। और इसका जो कन्वर्जन होता है ये बिना ऑक्सीजन के होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पढ़ेंगे अभी अनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एंड सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब नहीं है तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले किसमें होता है? एग्जाम्पल के लिए आ सकता है तो दैट इट टेक्स प्लेस इन द ईस्ट, है ना। अब ईस्ट में हो रहा है। अब ईस्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास पाइरुवेट जो बना ग्लूकोज को तोड़ के, ठीक है, वो पाइरुवेट फिर कन्वर्ट होगा किसमें? CO2 और इथेनॉल में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ये पायरुवेट है इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल, एंड द पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल देगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया आपको जो पायरुवेट है, ठीक है, अब ये पायरुवेट किस में टूटेगा आपका, ये पायरुवेट टूटेगा हमारा 3 तो CO2 के कंपाउंड में टूटेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल में ये टूटेगा, ये ध्यान रखना। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अब कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास जो प्रोसेस है बेसिकली ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड बेसिकली किस में पाया जाता है, आप सब लोगों को पता है, मिल्क में ये पाया जाता है ना, हालांकि ये हमारी बॉडी में भी बनता है। अब ये लैक्टिक एसिड बनता कहाँ है, जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हमको थकान महसूस होती है। और वो थकान बेसिकली किस वजह से होती है कि हमारी बॉडी में क्या बन चुका है, लैक्टिक एसिड बन चुका है, और लैक्टिक एसिड बनता है ऑक्सीजन की कमी हो जब, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो, है ना। अब्सेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की क्या होगी इसमें, कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा इसमें, ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, हमारे मसल के जो सेल्स हैं इनमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, इसमें जो हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था दैट इज पायरुवेट, वो किस में ब्रेक डाउन होगा, वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जिस वजह से सडन क्रैम्प जो आते हैं वो इसी वजह से आ जाते हैं ना, तो यही इसका रीजन है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में ज़्यादा रिलीज होगा। और ऐसा क्यों होता है कि अगर हमारे पास हम बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तब, ठीक है। तो एक ओवरऑल तीनों का चार्ट दे रखा है। पहले कार्बन का जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज दैट इज, है ना। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसमें, पायरुवेट में, 3 कार्बन का कंपाउंड है पायरुवेट, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ होगा, ये प्रोसेस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। अब अगर 3 कंडीशन आ जाती हैं यहाँ से निकल के, एक तो अगर ऑक्सीजन होगा ही नहीं, बिल्कुल अब्सेंट है, ऑक्सीजन है ही नहीं, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा हमको, ईस्ट में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन के आएगा इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी, ATP, ठीक है। अब इथेनॉल एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी हमारी बॉडी में, तो बेसिकली ये मसल सेल्स में हमको देखने को मिलता है, एंड लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी। इसमें क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और जो लैक्टिक एसिड है ये भी क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब साथ में अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इनफ ऑक्सीजन है, ठीक है, कमी नहीं है कोई भी ऑक्सीजन की, और ये हमको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक तो, साथ में वाटर रिलीज होता है, एंड देन आफ्टर दैट एनर्जी ATP की फॉर्म में बनती है। यहाँ पे क्लियर है। तो ये 3 कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगा तो वो ईस्ट में देखने को मिलेगा। अगर ऑक्सीजन की कमी है दैट इज मसल सेल्स, जो हमारी मसल हैं उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है बिल्कुल भी, और ये ऐसी कंडीशन हमको माइटोकॉन्ड्रियन सेल्स में देखने को मिलती है, एंड दैट इज, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एनर्जी तो तीनों में रिलीज होती है, ठीक है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, वो बेसिकली उसको सिंथेसाइज करेंगे क्या बनाने में, ATP बनाने में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने में, क्योंकि इसको डाइफॉस्फेट से कन्वर्ट करना होता है ट्राइफॉस्फेट में, है ना। एंड विच इज यूज टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज। अब एक तरीके से भाई फ्यूल की तरह काम करेगा, ये क्या काम करेगा, कोई भी गाड़ी को चलाना है तो उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, तो सेम हमारी बॉडी को अगर काम करना है, हमारी बॉडी के जो अलग अलग वेरियस फंक्शन है, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और हर किसी को काम करना है तो उसके लिए क्या लगती है, फ्यूल लगती है, एंड दैट फ्यूल इज नथिंग बट ATP। एंड देन ATP इज ब्रोकन डाउन, ठीक है। ATP का यूज कैसे होता है, ATP जो है टूटता है, ठीक है, जिससे एनर्जी जो है बनती है, एंड विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बेसिकली जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ना, मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। हम लोग लैंड पे प्रेजेंट हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस वगैरह है वो पानी में प्रेजेंट होती हैं। अब उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है हमारे कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है, तो उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है, तो उसके लिए मेहनत लगती है ना, और कम ऑक्सीजन निकल के आएगी, तो इसीलिए ब्रीदिंग रेट बढ़ता है। और जैसे ही हम टेरेस्ट्रियल पे आ जाते हैं तो ऑक्सीजन हमको बनी बनाई मिल रही है तो ईजी टू कैप्चर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम इजीली उसको इनहेल कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट है पानी में वो कम है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, इस वजह से रेट जो है हमको ज़्यादा देखने को मिलता है एक्वेटिक में एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट हम बात करें एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एंड इट ऑल्सो टेक्स प्लेस, है ना, मतलब जो पैरामीटर्स हैं बेसिकली, तो पैरामीटर्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं और कितनी एनर्जी या फिर क्या एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक की डिस्कशन करेंगे हम। एरोबिक में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस केस में प्रेजेंट नहीं होती तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है कि फूड का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा फूड का, ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा फूड का, क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, ठीक है। एंड प्रोडक्ट जो बन के आते हैं इसमें CO2 और वाटर बन के आते हैं, इसमें जो एंड प्रोडक्ट बन के आते हैं वो अल्कोहल और CO2 बन के आते हैं, अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड। और इसमें अगर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है उसकी बात करें तो एनर्जी अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये मोटा मोटा जो था बेसिक डिफरेंस था हमारे पास एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें फंस जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कुछ लंग्स है, लंग्स में ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करें तो ये हमारा नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज से ये आएगा ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया में जाते हुए फिर ये ट्रैकिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो जो 2 पार्ट में ये डिवाइड करता है हम उनको बोलते हैं ब्रोंकी, क्या बोलते हैं? ब्रोंकी, ठीक है। देन दैट ब्रोंकी विल फर्दर डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स दैट आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स, है ना, एक ट्री की ब्रांचेस की तरह वो डिवाइड होता है। एंड एट द एंड ऑफ जो ट्री की ब्रांच पे लीव्स होते हैं, एंड दैट लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एल्वियोलाई, ठीक है, क्या है? एल्वियोलाई है ना। और ये तो हमको पता है, ये नीचे डायफ्राम होता है प्रेशर को वो करने के लिए, वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है। एंड दैट दिस इज ओवरऑल आपका लंग्स है, क्लियर है। तो एल्वियोलाई की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का हमको दिखता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी, ये हमारे पास क्या हो गया? ब्रोंकी हो गया। देन आफ्टर दैट ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब ये ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो लास्ट में ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर हम सिंगल एल्वियोलाई को जो है एक सिंगल लेयर में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह घेर सकता है, लगभग मतलब 1 मीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया, 2 मीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया घेर सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सरफेस एरिया का काम क्या है? अब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका बढ़ाना है भाई? गैसेस का, और किसका? एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा लेवल पे हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो एयर है उसका पैसेज क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है ये हमारी बॉडी में एंटर करना और कहाँ तक जाती है, एंड आफ्टर दैट इससे रिलीज आउट कैसे होती है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें तो रेस्पिरेटरी पाथवे सबसे पहले नोस्ट्रिल जो होती है हमारे पास, हम उससे ये जो है बेसिकली नोस्ट्रिल्स, ठीक है, एंड नोस्ट्रिल से हम एयर को टेकन इन करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमने इनहेल किया, एंड आफ्टर दैट वो नेजल पैसेज से होता हुआ, ठीक है, एक चैनल है नेजल पैसेज जिसके थ्रू वो जाएगा हमारे लंग्स तक, एंड आफ्टर दैट नेजल कैविटी में जाएगा। वो नेजल पैसेज से कहाँ जाएगा? नेजल कैविटी में जाएगा। एंड नेजल कैविटी क्या है? इट इज़ अ लाइंड विद हेयर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट वार्म्स
मॉइस्चराइज एंड फिल्टर द एयर। ठीक है, इसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो थोड़ी फिल्टर आउट हो जाए, वो थोड़ी गर्म हो जाए, ठीक है, वार्म हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए विद द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड बिफोर इट रीचेज द लंग्स। आफ्टर दैट इट विल गोज टू द फेरिंग्स। ठीक है, कहाँ पे जाएगा? फेरिंग्स में जाएगी वो एयर। फेरिंग्स में क्या होता है बेसिकली? इट कंटेन्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज की बहुत सारी रिंग्स होती हैं इसमें, दैट एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, है ना, जिससे जो एयर अगर जा रही है वो कोलैप्स ना कर जाए, रुक ना जाए, कहीं अटक ना जाए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स में जाएगी वो एयर, एंड इन लैरिंग्स इट इज द हाउसेज द वोकल कोर्ड्स। इसके अंदर हमारे वोकल कोर्ड्स होते हैं जो हम बोल पाते हैं, जो डिफरेंट वॉइसेस में, ठीक है, या फिर जो हमारी वॉइस होती है सब हर किसी की अलग अलग होती है, तो वो वोकल कोर्ड्स के स्ट्रक्चर की वजह से होती है। एंड इट इज मैनिपुलेट्स पिच एंड द वॉल्यूम, है ना, ये वो जो वॉल्यूम है हमारी आवाज़ है, ठीक है, और जो हमारी आवाज़ की मधुरता है ना, उसको पिच बोलते हैं हम, और वो पिच को ये क्या करता है? मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है। एंड विच इज एसेंशियल फॉर द फोनेशन। फोनेशन मतलब आवाज़ निकालते हैं हम, ठीक है, एंड दैट आवाज़ जो होती है बेसिकली वो अलग अलग होती है हर किसी की, दैट इज फोनेशन। एंड इट ऑल्सो नोन एज अ वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्लियर है? इसको लैरिंग्स को बेसिकली। एंड ट्रैकिया जो होता है, इसके बाद ट्रैकिया में वो एयर जाएगी। ट्रैकिया में क्या होता है? जो फेरिंग्स है बेसिकली वो स्प्लिट्स होता है ट्रैकिया और ईसोफेगस में। मतलब ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है, कल हमने डिस्कस किया, ठीक है, इट इज अ फूड पाइप। और ट्रैकिया जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है, एयर के लिए होता है ये। तो एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज है क्या? फेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स में एयर भी जाती है, फूड भी जाती है, बट ये अलग अलग रास्ते अपनाती है, आगे जाके दो अलग अलग गलियों में जाती है। एंड फर्स्ट वन इज द ट्रैकिया जहाँ पे एयर जाती है, एंड द सेकंड वन इज द ईसोफेगस जहाँ पे हमारा खाना जाता है। खाना कई बार ट्रैकिया में चला जाए, इसलिए हमको धीरे धीरे खाना चाहिए, ठीक है, तो जिससे जो है हमारी सांस ना अटके। क्लियर है? एंड इट कनेक्ट्स द लैरिंग्स। ठीक है, क्या काम करती है? ये लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसको कनेक्ट करती है किससे? ब्रोंकियाई से, ऑफ द लंग्स, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द लंग्स। मतलब लंग्स में से एयर को बाहर निकालना और बाहर से अंदर डालना, इसको ये एक रास्ता देती है। ठीक है, ये बेसिक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियाई। ठीक है, अब ब्रोंकी में क्या होता है बेसिकली? ब्रोंकी दे आर द मेन पैसेज वे ऑफ द air in the lungs, ठीक है, and they are extensions of windpipe such that shuttle air to in and out of the lungs. The oxygen goes to the lungs and carbon dioxide leaves the lungs through the क्या? bronchia, ठीक है, या फिर ब्रोंकी हम बोलते हैं। तो जो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ट्रैकिया में जाने के बाद वो कहाँ आती है? ट्रैकिया में जाने के बाद वो आती है ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई में ये जो है बेसिकली एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो हमारी अंदर आती है लंग्स के, एंड CO2 जो है लंग्स से बाहर जाती है ना, थ्रू द ब्रोंकी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यू गेट्स स्मॉलर व्हेन दे आर रीचेस द क्लोजर टू द लंग टिश्यू एंड आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब यही ब्रोंकी जो है बेसिकली आगे पहले मोटी ब्रांच होती है, एंड देन मोटी ब्रांच जो है पतली पतली डिफरेंट ब्रांचेस में वो स्कैटर होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, डिफरेंशिएट होती है। एंड दैट डिफरेंशिएटेड ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकाई कह लो, दे आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, एंड दे आर द पाथवे या फिर पैसेज वे बाय विच द एयर पासेज थ्रू द नोज माउथ टू द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो ये वो पाथवे है जहां से जो है एयर जो है लंग्स तक जाती है फ्रॉम नोज या फिर माउथ। ठीक है, एल्वेलाई जो होता है ये मेन पार्ट होता है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एंड दे आर द स्मॉलर tubes which finally terminate in the balloon-like structure which are called as alveoli, and they allow oxygen and carbon dioxide to move between the lungs and blood stream. तो blood और lungs के बीच में जो gases का exchange होता है वो at the level of alveoli होता है। ठीक है, alveoli पे ही जाके CO2 और ऑक्सीजन का exchange हमको देखने को मिलता है between lungs एंड ब्लड। ठीक है, या फिर लंग्स का अगर मेन पार्ट बोल लो एल्वियोलाई एंड ब्लड, तो एल्वियोलाई और ब्लड के लेवल पे हमको एक्सचेंज देखने को मिलता है CO2 और O2 का। जाहिर सी बात है, अब लंग्स के पास आ रहा है वो, ठीक है, लंग्स के पास आ रहा है तो ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में जाएगा, एंड ब्लड सॉरी ऑक्सीजन जो है उसको ब्लड में देना है, एंड CO2 जो है ब्लड से कलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज जो है बेसिकली ऐसी साइट होती है जहाँ पे ये ट्रांसफर करती हैं ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द अदर टिश्यू पार्ट्स। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज बेसिकली पाइप्स होती हैं या फिर कह लो एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, बीच में एक तरीके का कह सकते हैं डीलर का काम करती हैं। एंड दे ऑल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हैं, ये है ना, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं टू द वेन्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की हम बात करेंगे तो इसमें दो प्रोसेसेज आ जाती हैं, एक आता है इनहेलेशन, एक आता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में मैंने आपको बताया हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर को इनहेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। इनहेलेशन जो है बेसिकली जब थोड़ा सी कैविटी जो है हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है वो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करता है तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, अब थोड़ा सी कैविटी जो एक्सहेलेशन की बात करें तो उसमें थोड़ा सी कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्लियर है। अब प्रेशर डिक्रीज करेगा, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर वो एयर एंटर करेगी। एंड आफ्टर इसमें इसके अलावा क्या होता है, जो रिब्स है वो हमारी लिफ्ट अप करती हैं, इसमें जो रिब्स है वो वापस से डाउनवर्ड आती हैं। इसमें जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, पहले कुछ इस शेप का होगा एंड आफ्टर दैट वो इस शेप का हो जाएगा, मतलब नीचे ऐसे शेप का है तो ऐसे हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जगह ज़्यादा हो जाएगी लंग्स में। और इस केस में जो डायफ्राम है वो वापस से डोम शेप आ जाएगा, मतलब इस शेप को वो वापस से कैप्चर करेगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया वॉल्यूम बढ़ेगा तो जगह बढ़ गई लंग्स में, प्रेशर कम हो गया तो एयर लंग्स के अंदर आएगी। इसमें वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो एयर जो है अंदर से बाहर जाएगी। ठीक है, क्लियर है, याद आ गया, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है हमारे लंग्स का। ठीक है, जैसा इसमें आप देख पा रहे होगे, जो हमारे पास ये डोम ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, नीचे की साइड आ रहा है तो पुल डाउन। ठीक है, और जो रिब्स है वो हमारी अपवर्ड मूव करेंगी, रिब्स आर रेज्ड अपवर्ड। ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया एज इट इज रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। और हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी मसल या फिर डायफ्राम में। ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो जो एरिया है वो बढ़ गया, जगह बढ़ गई तो अंदर से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बाहर का प्रेशर हाई है, अंदर का प्रेशर लो है, तो एयर विल एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो एक्सहेलेशन में डायफ्राम वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा, है ना, रिब्स वापस से डाउनवर्ड आएंगी। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट अगर अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर का, बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज़्यादा, तो एयर विल एंटर फ्रॉम एयर विल एग्जिट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर जो है लंग्स से बाहर जाएगी। इसमें दैट कंडीशन इज नोन एज एक्सहेलेशन। एंड इनहेलेशन इज नोन एज कि जब हमारे पास अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो हवा बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो गैसेस का एक्सचेंज है कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये हमको दो लेवल पे देखने को मिलता है। एक तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, एक टिश्यू और ब्लड के बीच में। तो ब्लड इज द बीच में एक तरीके का कैरियर का काम करता है ब्लड। ठीक है, तो एक तो एल्वियोलाई और ब्लड, टिश्यू और ब्लड के बीच में। ठीक है, तो गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई, ब्लड एंड टिश्यूज। तो एयर रिच इन ऑक्सीजन, एयर जहां बोलूंगा मैं समझ लेना वो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा है। ठीक है, रीचेज द ब्लड, कहाँ पे आ गया वो, ब्लड में आ गया, विच कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन। इस और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास, ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरबीसी में होता है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो कि बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल बनाएगा वो। ठीक है, दैट मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड एंड दैट इट विल गोज टू द टिश्यू। टिश्यू के पास जाएगा वो, डिफरेंट वेन्स और आर्टरीज के थ्रू जाएगा। एंड जाने के बाद हमारे पास एक्सचेंज देखने को मिलेगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो सेकेंड लेवल पे हमारे पास जो CO2 है, CO2 इज रिलीज इन द ब्लड, कहाँ से, टिश्यूज से, एंड डिजॉल्व इनटू इट।
और क्या है, ब्लड में मिक्स हो जाएगी CO2 एंड दैट कैरिड आउट बाय ब्लड वेसल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक विच इज सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे पास जो CO2 है वो बाहर जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है हमारे पास बॉडी में, ठीक है। मान लो जैसे इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। देखिए ये हमारे पास क्या है, लंग्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लंग्स में प्रेजेंट है एल्वियोलाई, क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ये टिश्यूज हो गए, ठीक है। इसको एज ए ब्लड कंसीडर करना, ठीक है। तो ब्लड अब क्या होगा, ब्लड जाएगा किसके पास, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में एल्वियोलाई के पास क्या है, ऑक्सीजन है, और हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड अप करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल कम्स बैक टू द हार्ट, देन हार्ट उसको भेजेगा कहाँ पे, टिश्यूज पे। तो हार्ट उसको टिश्यूज पे भेजेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि इस लेवल पे CO2 ज़्यादा है। CO2 अगर ज़्यादा होगा तो वो फेवर करेगा किसके फॉर्मेशन को, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसके फॉर्मेशन को वो फेवर करेगा अगर CO2 ज़्यादा होगा। तो जो ऑक्सीजन जो कंबाइंड था इसके साथ वो हट जाएगा। तो टिश्यूज इस ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे अपने वेरियस पर्पसेस के लिए, खाना पचाने के लिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ करेंगे वो टिश्यूज। अब यहाँ पे CO2 कंबाइन कर गया हीमोग्लोबिन के साथ, दैट CO2 वाला जो ब्लड है हमारे पास वो जाएगा, इसको हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो वापस से हार्ट को जाएगा एंड देन अगेन दिस साइकिल विल गोज एज द सेम, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो ब्लड वाटर में डिजॉल्व रहती हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन है वो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो आउटसाइड ही हो जाता है, ठीक है। जो गैसेज है उसको अंदर आने की जरूरत नहीं है ना, इजीली हो जाता है, बाहर से ही हो जाता है। तो स्टोमेटा जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा के अंदर बेसिकली स्टोमेटा क्या है, एक पोर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर पोर्स, है ना, विच आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स। इसके अलावा लेंटिसेल्स होते हैं, उनके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जनरल सरफेस होते हैं रूट के, वहाँ पे उसका एक्सचेंज हमको देखने को मिलता है।